नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर यूपीपीएससी वाला पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभ की परीक्षा नजदीक है और इसीलिए यूपीपीएससी वाला आपके लिए नित नए सेशन जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। उसी क्रम में मैं एक बार फिर आप सबके सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स इन इंडिया, यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ में टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर रिजर्व जो है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे ही करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की तारीख में भारत में 100 से ज्यादा नेशनल पार्क हैं, लगभग 106 नेशनल पार्क भारत में है और 57 टाइगर रिजर्व जो हैं उनको यहां पर स्थापित किया जा चुका है। लेकिन उसमें से भी कुछ इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व और इंपोर्टेंट नेशनल पार्क जो हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके उद्देश्य हैं, किस तरीके से उसको स्थापित किया जाता है, क्या इनके फीचर्स होते हैं, कैसे इनका वर्गीकरण किया जा सकता है, उनके सबके बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहें तो मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस सेशन की पीडीएफ और इसके साथ साथ में अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे यहां पर जुड़ सकते हैं, आप लोग मुझसे यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अगर हम लोग यहां पर बात करें, अगर हम लोग यहां पर बात करें नेशनल पार्क की, अगर हम लोग यहां पर नेशनल पार्क की बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है, अगर उनकी चर्चा, अगर उनकी बात आपके साथ में यहां पर की जाए, तो आप लोग जानते हैं कि भारत का संविधान जो है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उसमें भी प्रोविजन बाकायदा डीपीएसपी में किया गया है कि हम अपने पर्यावरण की, जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की जो है वो रक्षा करेंगे यहाँ। ठीक है, ऐसा हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क जो है, उनकी स्थापना के उद्देश्य क्या है, क्यों उनको स्थापित किया जाता है, तो सिंपली हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान एक एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें जिसमें जीव जंतुओं को जीव जंतुओं को अनुकूल वातावरण, अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है। मतलब वो एटमॉस्फेयर जो है वो उनके अनुसार जो है वो यहां पर दिया जाता है, यानी कि प्रदान किया जाता है। इसके साथ साथ में अगर हम लोग यहां पर देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, ये हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण जो है, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण जो है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ में जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि जो इकोसिस्टम जो होता है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। और इसके साथ साथ में हमारा जो वन्य जीव होते हैं उनको संरक्षण जो है वो यहाँ पर प्रदान किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण जो है उनको प्रदान यहाँ पर किया जाता है। ये दो तीन पॉइंट जो है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें। इसके साथ साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि जैव विविधता जो है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर नेशनल पार्क के द्वारा प्ले किया जाता है। तो ये दो तीन पॉइंट जो है वो आप लोग को समझने होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। और चाहे हम इस विविधता की बात करें तो भौतिक वर्गीकरण आप लोग देख लीजिए, या फिर यहाँ के पेड़ पौधों को आप लोग देख लीजिए, इसके साथ में जीव जंतुओं को आप लोग देख लीजिए, तो हर एक प्रकार से आपको यहाँ पर वर्गीकरण जो है या डाइवर्सिटी जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक तरह आप देखते हैं तो राजस्थान में आपको मरुस्थल देखने को मिलता है, दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एक डाइवर्सिटी जो है वो आपको इंडिया में देखने को मिल जाती है। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, यहां पर हमने मान लिया कि भाई ये स्पेशल जो प्रोविजंस है इन सबको तो हम लोग यहाँ पर जान ही लेते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जो जैसे शिकार हैं, वनों की कटाई है, इसको भी रोका जाए। पर्यटन, टूरिज्म जो होता है वो भी एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है राष्ट्रीय पार्क में। हम लोग जानते हैं कई बार हम लोग सिर्फ राष्ट्रीय पार्क जाते हैं घूमने के लिए कि चलो भाई देख के आते हैं जीव जंतुओं के बारे में,
उनके बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। So a national park is protected area set aside by national government to preserve the natural environment, है ना, प्राकृतिक पर्यावरण जो है उसको यहाँ पर संरक्षित करना है, while also allowing for public recreation and enjoyment। जो टूरिज्म होता है उसके लिए भी यहाँ पर नेशनल पार्क जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये बात आप लोग जान जाइए। अगर हम लोग बात करें भारत के इतिहास में, देखिए जब भी हम लोग इंडिया के इतिहास में नेशनल पार्क की बात करें या फिर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन उसकी बात करें, तो भारत में पहला नेशनल पार्क जो है वो 1936 में 1936 में हेली नेशनल पार्क जो था उसको स्थापित किया गया, जिसे आजकल हम लोग जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं, जैसे भारत का पहला नेशनल पार्क हम लोग यहां पर कहते हैं। 1970 तक 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, यानी कि 5 नेशनल पार्क थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आता है और उसके बाद में बहुत सारे जो बोल सकते हैं इनिशिएटिव जो हैं वो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उनके संरक्षण के लिए और उनकी जो पॉपुलेशन उसको बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है, जैसे कि हाथी एलिफेंट प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है, गेड़ा हाथी है ना, वल्चर है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार के द्वारा स्थापित हाथ किए गए। So India's first national park was established in the year 1936 as Hazli National Park, now known as Jim Corbett National Park, जो कि उत्तराखंड में यहाँ पर स्थापित। ठीक है, तो ये बेसिक सा पॉइंट आप लोग जान जाएंगे। 1970 तक हमारे पास में केवल 5 थे और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 1972 में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद में जो प्रोजेक्ट टाइगर है तो वहां पर जो सेफ गार्ड है या हैबिटेट्स जो है उनके लिए काम यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब सवाल ये आता है, एक इंपोर्टेंट टर्म हमारे सामने आता है और वो आता है आईयूसीएन। आईयूसीएन, अब आईयूसीएन क्या होता है इसका जवाब आप लोग कमेंट करके मुझे यहाँ पर दे दीजिएगा, मैं आपका कमेंट जो है वो जरूर यहाँ पर देखूंगा। आईयूसीएन जो है हम लोग ये देखते हैं कि जैसे भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, आईयूसीएन के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि अभी जो स्पीसीज है, अभी जो प्रजाति है, अभी जो जीव जंतु है वो किस जोन में है, मतलब संरक्षित है या उनकी संख्या बहुत ज्यादा है या फिर समाप्त होने वाले हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो आईयूसीएन के द्वारा यहां पर प्रदर्शित की जाती है, जिसको इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक्सटिंक्ट है ना, इस प्रकार से आप देखेंगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन्ड, लीस्ट कंसर्न, डाटा डेफिशिएंट एंड नो एवेल्यूएटेड। ठीक है, तो ये सारे का सारा फैक्टर जो है ये भी आप लोग को शामिल करना होगा। रिसेंटली आईयूसीएन के द्वारा अभी यहाँ पर कंजर्वेशन फोरम जो था, ठीक है, ब्रुजेस में इसका आयोजन किया गया, बेल्जियम में एक शहर है, तो अगर करंट अफेयर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, ऐसा सवाल आपसे करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर आईयूसीएन की बात करते हैं, ठीक है, श्रेणी 2 संरक्षित क्षेत्र है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे अब जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, और 1970 तक अगर देखा जाए तो भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। वर्तमान में संख्या जो है वो लगभग 106 हो गई है, 106 जो है वो यहाँ पर नेशनल पार्क अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया 106 नेशनल पार्क दैट कवर 44-400295 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया जो है वो यहाँ पर एक्वायर करते हैं, जबकि पूरे भारत का अगर देखा जाए तो 1.35% एरिया जो है वो टाइगर रिजर्व में यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। तो ये बेसिक सा फैक्ट है, अगर यहाँ से कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो जरूर इसको आप लोग यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिश नेशनल पार्क, जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको देखने को मिल जाता है कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, और उसके बाद में फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लोकटक झील जो है वहां पर आपको बीचों बीच उसके नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिलता है, इसीलिए इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क या फिर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी यहां पर कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट जो है अगर आपसे यहां से पूछा जाए तो आप लोग इनको जरूर यहां पर शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनकी चर्चा, उनकी बात जो है वो यहां पर करने वाले हैं, ताकि आपको हर एक पॉइंट जो है वो यहां पर समझ में आ जाए। अगर आपको हर एक पॉइंट जो है वो यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप लोग भारत का नक्शा जो है वो यहां पर देख रहे होंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक आपको नेशनल पार्क जो है वो भारत में देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल वर्गीकरण जो है, कुछ स्पेशल क्लासिफिकेशन जो है वो मैं आपके साथ में यहां पर करना चाहता हूं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां पर देखेंगे भूगोल के आधार पर, भूगोल के आधार पर यानी कि प्रकार से
भौतिक वर्गीकरण जो है उसके आधार पर हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं यहां पर आपके सामने, जैसे मैंने बताया कि उत्तर भारत में आपको नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग यहां पर शामिल कर लेंगे जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, ठीक है। हिमालय क्षेत्र है, इसमें हम लोग यहां पर शामिल करेंगे। उसके साथ साथ में दूसरा जो वर्गीकरण है वो हम लोग यहां पर देखेंगे पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट जो है उसमें हम लोग यहां पर शामिल कर लेंगे, पश्चिमी घाट की बात करेंगे। और इसके साथ साथ में अगला जो वर्गीकरण है वो हमको देखने को मिलेगा पूर्वी घाट, यानी कि जो ईस्टर्न घाट है वहां के जो नेशनल पार्क हैं उनके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल इंडिया है यानी कि मध्य भारत जो है वहां पर भी हम लोग यहां पर देखेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो शुष्क क्षेत्र हैं वहां पर भी हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, जो एरिड जो रीजन है वहां पर भी हम लोग यहां पर शामिल करेंगे, या जो डेजर्ट रीजन है वहां पर भी इसको यहां पर शामिल किया जा सकता है। ये बात आप लोग अच्छे से यहां पर जान लीजिए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो तटीय क्षेत्र है यानी कि जो कोस्टल एरिया जो है वहां पर भी इसको हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन, ये जो वर्गीकरण मैंने आपके सामने किया है, इसको हम लोगों ने यहां पर शामिल कर लिया है भूगोल के आधार पर। अगर हम लोग हिमालय क्षेत्र के कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है यहां पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, जो कहां पर मिलेगा आपको, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास में है उसमें हम लोग शामिल करेंगे यहां पर नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, यूके में आप इसको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पर देखें तो एक नेशनल पार्क जो है जिसको हम लोग हेमिस नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, और हेमिस नेशनल पार्क जो है ये आपको मिलेगा लद्दाख में। लद्दाख में आपको ये यहां पर देखने को मिल जाता है। चलिए, उसके बाद अगर पश्चिमी घाट की बात करते हैं बच्चों तो यहां पर आप देखेंगे तो साइलेंट वैली, और साइलेंट वैली जो है ये आपको मिलती है कहां पर, केरल में। केरल में इसको आप यहां पर शामिल कर सकते हो, क्लियर है। इसके साथ साथ में पेरियार नेशनल पार्क जो है, पेरियार भी आप देखेंगे, पेरियार जो है ये भी आपको केरला में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक मिलेगा आपको यहां पर बांदीपुर, बांदीपुर जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाता है। तो साइलेंट वैली, पेरियार और बांदीपुर, ये पश्चिमी घाट का जो रीजन है वहां पर आप इनको शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पूर्वी क्षेत्र की बात कर लें या फिर अगर हम लोग यहां पर देखें जो आपका ईस्टर्न साइड जो है, अगर वहां की हम लोग यहां पर बात करें तो ईस्टर्न साइड में आपको नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं कि मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में अगर हम लोग यहां पर देखें, मध्य भारत में अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला पार्क जो है, भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य जो है वो आपका मध्य प्रदेश है। वो आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल जाएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। इसके साथ साथ में बांधवगढ़, जहां पर सबसे ज्यादा बाघ जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और इसके साथ साथ में हम देखें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाए, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और अगर हम लोग यहाँ पर जो शुष्क क्षेत्र है यानी कि एरिड रीजन जो है, अगर उसकी हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे फेमस जो हमारे सामने आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर रणथंबोर, रणथंबोर नेशनल पार्क आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में मरुस्थल, मरुस्थल ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो ब्लैक बक, ये गुजरात में आपको देखने को मिल जाता है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। बाकी आप देखेंगे तो रणथंबोर और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है यहां तक की बात, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां पर तटीय क्षेत्र है,
और तटीय क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं, सुंदरवन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास में मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ये आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जो आप देखते हैं तमिलनाडु का क्षेत्र है। और इसके साथ साथ में, और इसके साथ साथ में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो है ये आपको अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र जो है, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र जो है वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि यहां तक की सारी बातें जो है वो आपको समझ में आ गई हैं, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी जो है वो आपको नहीं है। यहां तक सब कुछ क्लियर? जल्दी से एक बार मुझे बता दो, यहां तक की बात क्लियर है या नहीं, जल्दी से मुझे बताओ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से मुझे बता दो। यस और नो? ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? कुछ छूटा तो नहीं, कुछ रहा तो नहीं? प्लीज लेट मी नो। चलो ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से जान जाएंगे। इसी तरीके से अगर पूर्वी घाट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो क्षेत्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आप लोग देख सकते हैं राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है उसको आप लोग यहाँ पर शामिल कर सकते हो। ठीक है, उड़ीसा का जो रीजन है वहां पर आप लोग शामिल कर सकते हो। ठीक है, इसको भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। तो ईस्टर्न साइड में जो आपको देखने को मिलते हैं उनको आप लोग पूर्वी घाट में यहाँ पर शामिल कर लेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहता हूं, जो हमारा ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, पूर्वोत्तर जो भारत है, पूर्वोत्तर, तो वहां पर आप देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काजीरंगा है। तो ऐसे इस आधार पर हम लोग देखते हैं कि वर्गीकरण इस प्रकार से हम लोग यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमारे सामने आता है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग यहां पर देखते हैं पर्यावरण के आधार पर, पर्यावरण के आधार पर भी यहां पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पर्यावरण के आधार पर मतलब मेरा कहना ऐसा है कि किस तरीके की वहां पर जो कंडीशन है ना, फॉरेस्ट किस, मतलब वहां के जो वन है वो किस प्रकार के हैं, तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि जो घास के मैदान होते हैं, चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, अगर वहां से आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, फिर आप क्या कहोगे? तो इसी तरीके से आप देखोगे तो चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ में अगला जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग आर्द्र भूमि के आधार पर कर सकते हैं। आर्द्र भूमि के आधार पर भी इसको वर्गीकरण यहां पर किया जा सकता है। जो वेटलैंड्स होते हैं उनके आधार पर हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जो वेटलैंड के ऊपर एक कन्वेंशन है उसका नाम क्या है और वो कब से स्टार्ट हुआ था, इसके जवाब भी आप लोगों को मुझे देना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें, यहां पर देखें तो वनाच्छादित, वनाच्छादित जो क्षेत्र होता है उसके आधार पर भी इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये भी हम लोग यहाँ पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो चारागाह की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आप देखेंगे तो ब्लैक बक नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लैक बक नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो आप लोग यहाँ पर शामिल कर सकते हो, तो आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आर्द्र भूमि की बात कर लें अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो केवला देव, केवला देव जो है इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, काजीरंगा जो है इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और वनों के आधार पर करें तो हमारे पास में एक जिम कार्बेट आता है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में अगर हम देखें तो सतपुड़ा है ना, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंगते अनमने जंगल। ठीक है, तो ये भी आप लोग शामिल कर सकते हो।
अब ये जो कहां पर स्थित है, ब्लैकबक कहां पर है, रणथंभौर कहां पर है, केवलादेव कहां पर है, काजीरंगा कहां पर है, जिम कार्बेट कहां पर है, सतपुड़ा कहां पर है, इन सब की जानकारी जो है वो आपको यहां पर होना ही चाहिए, वो आपको यहां पर होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं बच्चों, तो प्रजाति संरक्षण के आधार पर जो स्पीसीज हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम लोग यहां पर क्लासिफाइड कर देते हैं, यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको कुछ विशेष प्रजाति जो है उसको संरक्षण यहां पर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग देखें तो पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पक्षी के लिए तो देखेंगे भीतरकनिका, ये भीतरकनिका कहां पर है ये आप लोग मुझे कमेंट करके जवाब दे देना, भीतरकनिका। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम लोग यहां पर देखें तो केवलादेव, केवलादेव ये कहां पर है, इसका भी जवाब आपको मुझे यहां पर दे देना होगा। अच्छा, इसके अलावा प्रजाति में पक्षी हमने देख लिया, हाथी की बात कर लें, हाथी। अब हाथी अगर आपको देखना है तो एक जैसे एक सींग वाला जो गेड़ा हाथी होता है, ठीक है, ठीक है, हाथी के लिए अगर हम लोग यहां पर देखें, शामिल कर लें तो पेरियार आपको देखने को मिल जाएगा, पेरियार आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ में जो मुदुमलाई, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। तो पेरियार और मुदुमलाई जो है उसको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहां पर देखें तो एक सींग वाला गेड़ा, राइनोसोरस, एक सींग वाले के लिए देखेंगे तो आपको जाना पड़ेगा काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये दोनों कहां पर हैं ये जवाब आप लोग मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, अगला आता है बच्चों हमारे पास में बाघ के लिए, बाघ संरक्षण की बात जो है वो यहां पर अब करेंगे। जब भी हम बाघ की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम जो है हमको मिलेगा यहां पर जिम कार्बेट, जिम कार्बेट जो कि कौन से राज्य में ये आप बताएंगे। ठीक है, रणथंभौर, रणथंभौर कहां पर है ये आप मुझे बताएंगे। और मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कान्हा किसली, कान्हा किसली। ठीक है, इस आधार पर भी क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाइड जो है वो हम लोग यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्गीकरण जो है वो किया जा सकता है। तो ये कुछ वर्गीकरण जो है वो मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया है, इनको जरूर आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा। अब कुछ लिस्ट हमारे पास में है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 106 नेशनल पार्क जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। और यहां पर पूरी लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट जो है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि अंडमान निकोबार की बात करें तो कैंपबेल, गलेथा, महात्मा गांधी अभी मैंने आपको बताया, मिडिल बटन, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन, रानी झांसी, सैडल पीक और साउथ बटन सबसे छोटा है ना। ये इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो जो नेशनल पार्क है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसमें मैंने यहाँ पर जो लिस्ट जो है उसको भी जारी कर दिया है कि इनको कब शामिल किया गया था। ठीक है, ये आप लोग शामिल करना। आंध्र प्रदेश की बात कर लें तो आपको यहां पर राजीव गांधी नेशनल मिल जाएगा, जिसको हम रामेश्वरम नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। ठीक है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा, ये ईस्टर्न घाट वाले पूर्वी क्षेत्र के हैं। और पापीकोंडा नेशनल पार्क ये आपको शामिल करना होगा। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क और इसके साथ साथ में डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। मोलिंग जो आपका नामदफा और इसके साथ साथ में डिब्रू सैखोवा, ये तीन आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाते हैं। और तीन आपके आंध्र प्रदेश में, जैसे कि राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर और इसके साथ साथ में पापीकोंडा। अब पापीकोंडा की बात कर लें, राजीव गांधी की बात कर लें या फिर इसके साथ साथ में हम वेंकटेश्वर की बात कर लें तो ये आंध्र प्रदेश में है। उसी तरीके अरुणाचल प्रदेश की बात कर ले तो मौली नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है और डिब्रू सैखोवा ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाता है। असम की बात कर ले टोटल 7 नेशनल पार्क हमको देखने को मिलेंगे, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग, रायमोना और दिहिंग, दिहिंग। ठीक है, ये 7 जो है वो आपको नेशनल पार्क देखने को मिल जाते हैं। कहां पर, तो आप बताएंगे, आपको कहना होगा और असम में। ठीक है, बिहार की बात कर लें, एक नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं तो गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर वैली, जिसको अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व जो है वो भी यहां पर बनाया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि टोटल 3 नेशनल पार्क आपको छत्तीसगढ़ में। गोवा की बात कर लें तो मोलिन नेशनल पार्क, माउली अरुणाचल प्रदेश में है, मोलिन गोवा में है।
ठीक है। गुजरात की बात कर लें तो वांसदा और ब्लैक बक, गिरी और मेरीन नेशनल पार्क, ये टोटल 4 आपको देखने मिल जाते हैं। वांसदा की बात कर लें, गिरी की बात कर लें, ब्लैक बक की बात कर लें और इसके साथ साथ में मेरीन नेशनल पार्क जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। हरियाणा में आपको 2 देखने को मिलेंगे, कलेसर और सुल्तानपुर। कलेसर और सुल्तानपुर 2 आपको हरियाणा में देखने को मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो 5 है, ग्रेट हिमालयन, ठीक है, इंद्रकिला, हिगरा, पिन वैली और इसके साथ साथ में हम देखेंगे तो सिंबलबारा नेशनल पार्क जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर लें तो सिटी ऑफ फॉरेस्ट, सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो आपको मिल जाएगा। टचग्राम जम्मू कश्मीर में, हेमिस लद्दाख में आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको जरूर यहां पर याद रखने होंगे, ठीक है। और इसके साथ में किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगा, इसको जरूर आप लोग शामिल कर लीजिएगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की बात कर लें, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान वाला पार्क है ये, इसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बांधवगढ़, डायनासोर, फॉसिल, पेंच, कान्हा, ये मध्य प्रदेश का पहला है। माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, ठीक है। और वन विहार नेशनल पार्क जो है वो आप लोग यहां पर शामिल करेंगे। महाराष्ट्र की बात कर ले 6, चंदोली, ठीक है, चंदोली यूपी में भी आप लोग नाम सुना होगा, ठीक है। गुगमल, न्यूगांव, पेंच, ये आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बॉर्डर जो वहां मिल जाएगा। संजय गांधी, ठीक है, बोरीवली में आपको देखने को मिल जाएगा। तड़ोबा जो है वो भी आप यहां पर शामिल कर लेंगे। तड़ोबा नेशनल पार्क ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाता है और ये कई बार पूछा भी गया है, कई बार इसको पूछा गया है, तो जरूर इसको शामिल कर लेना, ठीक है। मणिपुर की बात कर लें, केबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो इसको यहां पर कहा जाता है। मेघालय में आप देखेंगे तो बलफक्रम, ठीक है, बलफक्रम नेशनल पार्क है और उसके साथ साथ में नौकरेक, बलफक्रम और नौकरेक जो है ये आपको मेघालय में देखने को मिल जाएगा। तो ये दो नेशनल पार्क जो है ये आपको मेघालय में देखने को मिलते हैं। बलफक्रम और नौकरेक मेघालय में, फ्लोटिंग मणिपुर में है, किबुल लामजाओ जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, माउली, ठीक है, नामदफा, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना पूछा जा सकता है। मोलिस जो गोवा में आपको देखने को मिल जाता है। मिजोरम की बात कर लें तो मुरलेन और पवंगपुई ब्लू माउंटेन जो है वो आपको मिजोरम में देखने को मिल जाता है। ब्लू माउंटेन से पूछा भी जाता है ब्लू माउंटेन कहां पर है, ठीक है। नागालैंड की बात कर लें, इंटंकी नेशनल पार्क। उड़ीसा की बात कर लें तो भीतरकनिका और सिमलीपाल जो है ये पूर्वी घाट के नेशनल पार्क जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान की बात कर लें तो 5 डेजर्ट, मैंने बताया अभी आपको, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और इसके साथ साथ में हम देखेंगे तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान में देखने को मिल जाता है। तमिलनाडु की बात कर लें तो तमिलनाडु में आपको यहां पर 5 देखने को मिलेंगे, गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और मुकुर्थी। मुदुमलाई मैंने आपको बताया, मुदुमलाई, मुकुर्थी, इंदिरा गांधी, गल्फ ऑफ मन्नार और गुंडी, ये सारे के सारे आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल 106 जो है, इसमें से कुछ मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप क्लास में अगर एक बार देखेंगे इसको तो यहीं आपको इजीली यहां पर याद हो जाएगा, ठीक है। तेलंगाना की बात कर लें बेटा, कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी, महावीर, हरिना वनस्थली और इसके साथ साथ में मृगवनी जो है ये भी आपको तेलंगाना में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नेशनल पार्क जो है ये आप लोग शामिल करना। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी, तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, आराम से डाउनलोड करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं। त्रिपुरा की बात कर लें, अगर त्रिपुरा की बात करेंगे तो 2 आपको मिलेंगे यहां पर, क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क और बिसोन राजबरी नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, देखो बिहार और उत्तर प्रदेश में दोनों में एक एक नेशनल पार्क, दूधवा और वाल्मीकि, ओके। उत्तराखंड की बात कर लें 6, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर्स, जो साइलेंट वैली कहां पर है, केरला में, फ्लावर्स वैली कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये 6 नेशनल पार्क जो है वो आप लोग यहां पर इसमें शामिल कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। वेस्ट बंगाल की बात कर लें, सुंदरबन को हम लोग किसे भी नहीं भूल सकते, सुंदरबन स्पेशली डेल्टा वाला रीजन है ना, बंगाल टाइगर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंगल लीला, न्योरा वैली, जल्दापारा, गोरुमारा और बुक्सा नेशनल पार्क, ये आपको देखने को मिल जाते हैं कहां पर, वेस्ट बंगाल में, इनको जरूर आप लोग शामिल कर लीजिएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम लोग यहां पर देखें अभी नेशनल पार्क के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क जो है उनको हमने शामिल किया, उनकी स्थापना किस वर्ष हुई,
कौन कौन सा कहां कहां पर मिलता है, एक इससे लेके 2 सवाल जो है वो आपसे इस बार का जो प्रीलिम्स है वहां पर आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहां पर जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूं। थोड़ी सी चर्चा जो है वो मैं आपके साथ में यहां पर करना चाहता हूं। देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, इसको 1972 यानी कि 1972 में क्या किया गया, इसको यहां पर लागू कर दिया गया। ठीक है, जानते हैं इस बात को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लागू होने के बाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत में स्टार्ट हुए, बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए। जैसे कि हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट की बात कर लें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। टाइगर प्रोजेक्ट जो है इसको स्टार्ट किया गया 1973 से, 1973 से इसको क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। स्पेशली टाइगर के संरक्षण के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए इसको यहां पर स्टार्ट किया गया था। बाघ संरक्षण परियोजना भी इसको यहां पर कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर देखें तो इस टाइगर प्रोजेक्ट के लिए एक आपको यहां पर बॉडी मिलेगी जिसको हम लोग एनसीटीए के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग यहां पर एनटीसीए, ठीक है, सॉरी, एनटीसीए के नाम से इसको यहां पर जाना जाता है। इसको जरूर एक बार ठीक कर लेना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हाँ, एनटीसीए के नाम से इसको यहां पर जाना जाता है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसका काम स्पेशली हमारे भारत में जितने भी जो नेशनल पार्क हैं वहां पर बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट जो है उसको इनहांस करना है। कैसे कैसे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी जो फैसिलिटीज जो है वो वहां पर होना चाहिए, वो सारा काम जो है वो एनटीसीए के द्वारा ही यहां पर किया जाता है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि 57 नेशनल पार्क जो है वो अब यहां पर हो गए। ये सवाल पूछा जाएगा आपसे, इसको जरूर आप लोग शामिल कर लीजिएगा। एनटीसीए हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 38L ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 के एक्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अच्छा, ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये प्राधिकरण में पर्यावरण वन मंत्रालय के भार साधक मंत्री जो कि हमारे पर्यावरण और वन मंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, पर्यावरण वन मंत्रालय में राज्य मंत्री उपाध्यक्ष के रूप में, 3 संसद सदस्य, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा अन्य सदस्य जो होते हैं उसमें इसमें आपको एनटीसीए में शामिल किया जाता है। तो अगर ऐसा पूछा जाए तो आप लोग जरूर उसका जवाब जो है वो यहां पर दे दीजिएगा। अगर वर्तमान की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो ये 54 की जगह अब हो गए हैं 57। कितने हो गए हैं टोटल, आपको 57 टाइगर रिजर्व जो है वो आपको देखने को यहां पर मिलते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का, टोटल अभी तक की अगर हम बात कर ले तो 57 टाइगर रिजर्व जो है वो आपको यहां पर शामिल करना होगा। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर कमेंट करके कि अभी हाल ही में एक नया टाइगर रिजर्व जो है उसको शामिल किया गया है, उसका नाम क्या है, ये बात आप लोग मुझे यहां पर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये अब नया नहीं रहा है, कौन सा रहा है ये आपको कमेंट करना है और कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि 57वां टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का कौन सा है। इसको जरूर आप लोग शामिल कर लेंगे, ठीक है, इंक्लूड कर लेना। सबसे अधिक बाघों की आबादी 785 मध्य प्रदेश में, इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र का स्थान है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टाइगर स्टेट जो है वो यहां पर कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। कभी कभी ये जो खिताब होता है ये कर्नाटक को दे दिया जाता है, ये दोनों में बाउंडेशन जो है वो चलती रहती है टाइगर स्टेट को लेकर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की बहुतायत कार्बेट में सबसे अधिक है, उसके बाद बांदीपुर 150, नागरहोल कर्नाटक में है, बांधवगढ़, दूधवा उत्तर प्रदेश, मधुमलाई तमिलनाडु, कान्हा मध्य प्रदेश, काजीरंगा असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, तड़ोबा महाराष्ट्र, ठीक है, सत्यमंगलम और पेंच ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे बाघ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मैंने स्पेशली एक पूरा प्रोजेक्ट पूरा एक सेशन लिया हुआ है, आराम से आप लोग वहां पर देखेंगे और क्या क्या वहां पर फीचर्स है, क्या क्या वहां पर विशेषता है, क्या क्या वहां पर स्पेशलिटी है, उन सब के बारे में आप लोगों को जानकारी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो देयर आर टोटल 57 नेशनल टाइगर रिजर्व इन इंडिया और 57वां कौन सा है ये बात आपको मुझे कमेंट करके आंसर दे देना। चलिए, इसी बात के साथ में मैं लेता हूं यहां पर विदा। आप लोग अगर चाहें तो मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आपको टाइप करना होगा यहां पर दीपेश सर PW और वहां पर आप ज्वाइन करके इस क्लास की PDF और इसके साथ साथ में कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए
लड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। भारत माता की